आज का जो हम लोग हीटिंग डालेंगे ना वो है हमारा लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। हम लोग बता रहे थे कि लॉज के बारे में हम लोग यहां से बात करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। सिंपल सिंपल सा दो लॉ पढ़ना, एक है लेबोजियर एंड लेप्लास लॉ, लेबोजियर एंड, स्कूल वाला भी देखो, आप लोग को स्कूल में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो वो लोग भी थोड़ा स्किप करेंगे। लेबोजियर एंड लेप्लास लॉ स्कूल में थोड़ा सा रहता है कि आपका एग्जाम हो रहा है, तो वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, जो भी रहता है आपका सिलेबस में सारी चीज को बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। लेबोजियर एंड लेप्लास लॉ, एक छोटा सा रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और साथ ही साथ फॉर्म करता है अमोनिया गैस। एग्जांपल जस्ट ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल पहले लिख लेता हूं, फिर उसी को आप डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हो, बहुत टफ डेफिनेशन नहीं है। तो N2 गैस और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस है, इस दोनों को मिला लिए। पहला कंडीशन होना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री में पहला कंडीशन होना चाहिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो रिएक्शन देख लीजिए, बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, यहां पे भी देखिए नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां पे कितना है 6, यहां पे भी हाइड्रोजन 6। सेकेंड स्टेप था कि आपका इसका स्टेट मेंशन होना चाहिए। कौन सा स्टेट में, देखिए लिखा हुआ है गैस गैस गैस। और एक चीज था, बताइए क्या था, क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ बताना पड़ेगा कि अगर थर्मो मतलब कितना हीट रिलीज हो रहा है या कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। समझ पा रहे हो, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको बताना चाहिए, डेल्टा आर एच का वैल्यू बताना चाहिए। मैं मान ले रहा हूं कि इसका कुछ भी वैल्यू होगा, 10 20 50 100, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं माइनस के लिए। माइनस के लिए बताइए, इसमें एनर्जी देना पड़ रहा है या एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब भी एक्सोथर्मिक होता था ना, तो एनर्जी क्या होता था, रिलीज होता था। सब पहले बात किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें माइनस है, कुछ भी वैल्यू होगा, मैं मानने के लिए बता दे रहा हूं कि एक्स का कोई वैल्यू होगा, 110 120 300, जैसा अभी पहले वाला केस में देखे थे ना, 81 393 ऐसा कुछ करके। मेरे को वैल्यू नहीं पता तो मैं एक्स बोल दिया। यूनिट जनरली आपका क्या रहेगा, किलो जूल पर मोल। इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज ये आपको लिखा हुआ होगा। अब इस रिएक्शन को उलट दीजिए, उलट देने का मतलब रिएक्टेंट वाले पार्ट को प्रोडक्ट में कर दीजिए और प्रोडक्ट वाले पार्ट को रिएक्टेंट में कर दीजिए। तो बताइए क्या लिखेंगे, बताओ। 2NH3, बस इसको उठा के इधर कर दीजिए और इसको उठा के उधर कर दीजिए। 2NH3 गैस प्रोड्यूसेस टू N2 गैस प्लस 3H2 गैस। कोई दिक्कत है यहां पे, बताइए। इस केस में भी इंथैल्पी चेंज हो रहा होगा, इसका कुछ अलग हो रहा होगा, तो बताइए डेल्टा आर एच, आर एच बोल सकते हो, बट मैं इसको डैश बता दे रहा हूं क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, क्या दिक्कत आएगा और इसमें कितना होना चाहिए, थोड़ा सोच सकते हो। लेबोजियर एंड लेप्लास ने यही दोनों को किया, पहले इसको ऐसे बनाया, यहां पे क्या देखिए अमोनिया को फॉर्म कर रहा है। हाँ, बस यहां पे जो निगेटिव साइन है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज। जब रिएक्शन को उलटते हैं ना, तो साइन सिर्फ चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस में है, तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस में। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये एक्स था तो ये अभी भी एक्स ही रहेगा। किलो जूल पर मोल है तो किलो जूल पर मोल है। क्या बोला, समझ पाए हो। ये दो साइंटिस्ट मिलकर सिर्फ यही बताए थे, ठीक है, कि अगर कोई रिएक्शन को फॉर्म होने में अगर मान लीजिए एक्स लग रहा है, लेकिन उसका साइन कैसा है, निगेटिव, अगर आप उसको इस रिएक्शन को उलट दीजिए, उलट दीजिए मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कर दीजिए और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कर दीजिए, तो क्या चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। क्या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा। बस इतना ही सा बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कोई टफ नहीं है, लेबोजियर एंड लेप्लास एकदम आसान सा है। अगर रिएक्शन को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, बस उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। उसी को लिख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। खुद से भी लिख सकते हो ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the enthalpy of formation, according to this law, the enthalpy of formation, according to this law, the enthalpy of formation is numerically equal to the enthalpy of decomposition, enthalpy of decomposition with opposite in
साइन, बस इतना सा बात है और कुछ नहीं। एक बार देख लीजिए फिर छापते रहिएगा। देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कुछ बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे N2 और हाइड्रोजन मिला है तो कुछ बना, तो इसको कह रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, न्यूमेरिकली मतलब जो इसका वैल्यू है x है, तो यहाँ पे भी देखिए x है तो दोनों का सेम है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब किसी का टूटना। देखिए अमोनिया है, अमोनिया को तोड़िएगा तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर एक माइनस में होगा तो दूसरा प्लस में होगा, बस इतना सा बात है। आप लीजिए सिंपल सिंपल सा लॉ है। जाते समय तुम लोग को ठंडा नहीं लगता है यार? हाँ अनन्या, अब भी तुम टी शर्ट पहन के आ गई है। लिखते भी चलो जल्दी। दूसरा है हम लोग पढ़ेंगे हेस्ट लॉ। बताओ कोई पढ़े होगे तो? सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें हमेशा एक एक एग्जाम्पल याद रखिए, सबसे बेटर रहेगा। एग्जाम्पल याद रखते चलो, काम बनते चलेगा। मिटा दो एग्जाम्पल। बोर्ड पे देख लो। ध्यान से देखोगे, ठीक है। कार्बन है मेरे पास, पहले से कार्बन है आपके पास, और यहां पे क्या कर दिए, ऑक्सीजन ऐड कर दिए, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिला दिए। मान लीजिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, दोनों को मिलाए बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका गैस फॉर्म में है, क्लियर है। इसको यहां से जाने में कोई तो एनर्जी लगा होगा, या तो एनर्जी लगा होगा या तो एनर्जी निकला होगा, ठीक है। तो बताइए इस केस में जो भी एनर्जी चेंज हुआ होगा उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, डेल्टा आर एच। अरे एनर्जी चेंज होता होगा जो हम लोग बाद में लिखते थे ना ऐसे करके, उसी को बस मैंने यहां पे लिख दिया है। किसी को दिक्कत है? रेड वाला पाथ से गए तो हमको डेल्टा आर एच मिला। मान लीजिए अब ऐसा करते हैं, इसी को दूसरा रास्ता से जाए, दूसरा से रास्ता से जाए मतलब समझ लीजिए जैसे घर जाते होगे आपके पास भी बहुत सारा मल्टीपल रास्ता होगा ना यार। एक तो हुआ कि कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन डायरेक्ट मिलाए, डायरेक्ट आप घर पहुंच गए। एक होता है घूम फिर के जा रहा है तो ये भी घर ही पहुंचेगा, लेकिन देखिए थोड़ा दूसरा सा निकल जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर इस बार क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया। कैसे बनाएगा, O2 की जगह आप आधा O2 ले लीजिए, आधा मतलब 1/2 O2। यहां पे कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है यार, क्योंकि दो था, O2 का मतलब दो ऑक्सीजन, इसको 2 से डिवाइड कर दिया मतलब एक ही ऑक्सीजन है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, क्लियर है। इस केस में जो एनर्जी का चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, डेल्टा आर एच 1। प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि यहां से भी बनाने में तो एनर्जी का चेंज हो रहा होगा ना, जो चेंज हुआ उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, 1, ठीक है, डेल्टा आर एच 1। अब फर्दर हमको जाना है CO2। बताइए इसमें कितना और ऑक्सीजन ऐड करेंगे, इसमें और आधा ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, हाफ O2। इस केस में फिर से चेंज होगा तो उसको क्या बोल दे रहा हूं, डेल्टा आर एच 2, क्लियर है। देखिए एक तो तरीका था कि यहां से सीधा का सीधा गए, कार्बन से सीधा CO2 में गए, यहां पे डायरेक्ट नहीं गए, पहले कार्बन से सीधा CO में गए, फिर CO के बाद CO2 में जा रहे हैं। तो ये हेस्ट लॉ क्या बोलता है, आप कोई भी पाथ से जाइए एनर्जी चेंज हमेशा बराबर रहेगा, कोई भी पाथ से जाइए, ठीक है, कोई भी पाथ से जाइए आपका एनर्जी चेंज हमेशा बराबर होगा, दैट इज डेल्टा आर एच। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहीं पे, या तो आप इस रास्ता से जाइए तब भी सेम रहेगा, या तो इस रास्ता से जाइए तब भी एनर्जी सेम ही लगेगा। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना लग रहा होगा बताइए, देखिए H1 में लग रहा है और साथ साथ क्या लग रहा है, H2 भी लग रहा है, तो डेल्टा आर एच बराबर होगा डेल्टा आर H1 प्लस डेल्टा आर H2। यही था आपका हेस्ट लॉ, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट सेम है, तो आप कोई भी रास्ता से जाइए आपका एनर्जी चेंज हमेशा क्या लगेगा, बराबर लगेगा। यहां पे एक बार में लग जा रहा होगा, मान लीजिए यहां पे एक बार में 200 जूल लग जा रहा होगा, यहां पे ऐसा हो सकता है यहां से यहां 100 लगा, यहां से यहां 100 लगा, लेकिन लगेगा 200 ही। क्या बात बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? जितना एनर्जी लगेगा जैसा इस पाथ में वैसा ही एनर्जी लगेगा यहां पे, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है आपका हेस्ट लॉ, ठीक है। बस इसी का डेफिनेशन लिख लीजिए, और क्या है, एक एक एग्जांपल से ही क्लियर होते जाएगा और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, whether WHETHER, whether a chemical reaction
whether a chemical reaction, according to this law, whether a chemical reaction proceeds via different paths. According to this law, whether a chemical reaction proceeds via different paths, the total enthalpy change will be same. जो टोटल एंथैल्पी का चेंज होगा वो सेम होगा, आइदर आप इस पाथ से जाइए या इस पाथ से जाइए, दोनों से बराबर ही रहेगा, बस इतना सा बात है। एग्जाम्पल याद रखिए और थोड़ा इंग्लिश आपको बनाने आना चाहिए, बस आपका ये चैप्टर आराम से निकल जाएगा। छोटा छोटा सा टॉपिक है। लाइट उठ से दिक्कत होगा तो बताओगे तुम लोग, ठीक है? दिक्कत हो रहा है तब तुम लोगों का आंख सही है। सदाब चला गया था, देखो यहां से देखो, कार्बन सॉलिड से ऑक्सीजन ऐड किए, CO2 बन गया। इस केस में जो इंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा आर एच। यहाँ पे मल्टीपल पाथ में गए थे, कार्बन सॉलिड में आधा ऑक्सीजन ऐड किए थे तो क्या आया था, CO बना था, फिर आधा ऑक्सीजन ऐड किए तो आया CO2। तो देखिए इसमें जो चेंज हो रहा था उसको H1 बोल रहे थे इंथैल्पी का, यहाँ पे जो इंथैल्पी का चेंज हो रहा है उसको H2 बोल रहे थे। आप इस पाथ से जाइए या इस पाथ से चाहिए, स्टार्टिंग सेम है, एंड सेम है, तो टोटल इंथैल्पी भी सेम रहेगा। वही यहां से यहां चेंज हुआ डेल्टा आर एच, यहां से यहां पे भी पूरा चेंज होगा, तो देखिए डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 सबको जोड़ दीजिए, वही है आपका हेस लॉ और कुछ नहीं है। वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेदर अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वाया डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ से जा रहा है, एक रास्ता यहां है और एक रास्ता यहां है, द टोटल इंथैल्पी चेंज विल बी द सेम, बस इतना सा बात है, ठीक है? ये दो लॉ है। फिर आगे चलते हैं। फेज जानते हो, फेज ट्रांजिशन, फेज कभी सुने हो? सुने तो होगे, जानते भी होगे, पर पता नहीं हो। फेज बताओ, कुछ सुने हो तो बताओ। एक तो फेज होता है लाइट में यूज करते हैं, फेज 1 फेज 2 ऐसे करके बोलते हैं ना, लाइट का ये फेज में लाइट चला गया है, तो वो फेज नहीं है। केमिस्ट्री का फेज से क्या बताते हो? सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो हम लोग का तीन ही यूज होता है ना जनरली, वो तो हम लोग यूज नहीं करते। जो आपका प्लाज्मा स्टेट होता है वो सब तो हम नहीं बात कर रहे हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी नहीं बात करते हैं। तो जो आपका तीन होता है मोस्टली, वो कौन कौन सा फेज होता है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक है? उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। तो फेज ट्रांजिशन में इंथैल्पी चेंज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये दो लॉ के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तीनों को बात कर लेते हैं। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन अभी जैसे हम लोगों ने बात किया, किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताइए? एक तो आप सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? लिक्विड में, दूसरा लिक्विड को गैस में, ठीक है? एक और जो पढ़ेंगे सॉलिड टू गैस। यही तीन हम लोग का जो काम में आएगा। ऐसे तो उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है? बस हम लोगों को जो काम आएगा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है उसको? कंडेंसेशन। हम लोगों को एक इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ना है, तो लिक्विड से गैस जाएगा तो उसको वेपोराइजेशन बोल देंगे, सब्लिमेशन बोल देंगे। और एक क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाएगा उसको क्या बोलेंगे? हाँ, मेल्ट कर सकते हो, मेल्टिंग बोल सकते हो, ठीक है? पढ़े होगे, बचपन से ही पढ़े होगे, 9th 10th में पढ़े होगे, ठीक है? पहला हेडिंग डालिए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। यहां पे बताइए किसमें कौन जाएगा? हाँ, लिक्विड टू गैस जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड से गैस में जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है तो उसी को, उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होगा उसी को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बस यहाँ पे शॉर्ट याद रखिएगा कि 1 मोल का चेंज होना चाहिए। जैसे H2O लिक्विड है, इसको क्या कर दीजिए H2O गैस में, इस केस में जो इंथैल्पी का चेंज हो रहा है देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 मोल के लिए डिफाइंड है। तो 1 मोल का जब चेंज होगा, कोई 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस में कन्वर्ट होगा, उस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को कह देंगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? अच्छा बताइए, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एंडो होगा या एक्सो होगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। इंडो होगा। क्यों होगा मालूम है ना? अरे लिक्विड अपने आप गैस में नहीं जाएगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म अपने आप तो नहीं होगा, आपको चढ़ाना पड़ेगा ना यार, गैस जलाना पड़ेगा, तो आप इसको एनर्जी दे रहे हो। तो बताइए इसमें क्या होगा? डेल्टा वेपोराइजेशन जनरली आपका क्या रहेगा? प्लस में रहेगा या माइनस में? तो प्लस में रहेगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मैं समझाने के लिए बस मैं एक्स बोल दे रहा हूं, ठीक है। वैल्यू मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, इसलिए आप कुछ भी वैल्यू याद रखने का भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो इसको एक्स किलो जूल पर मोल, क्लियर है। तो अगर 1 मोल कोई लिक्विड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 1 मोल गैस में, उस केस में जो इंथैल्पी का चेंज होगा उसी को कह देंगे इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो उसी को लिख लीजिए, व्हेन 1 मोल ऑफ liquid gets converted into, when 1 mole of liquid gets converted into 1 mole of gas, then the enthalpy change is known as enthalpy of vaporization। इतना हम नहीं लिखेंगे, डेल्टा वेप एच बोल देंगे। और ये क्या होगा बताइए? इट इज एन एंडोथर्मिक, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस या इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉलिड से लिक्विड वाले को क्या बोलते हैं? चेंज कर रहा हूं मैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के बाद यहां पे 2 कर देंगे, सॉलिड टू लिक्विड को कर देते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब भी सॉलिड से लिक्विड जाएगा ना उसको कहते हैं फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ऐसे तो बहुत सारा उल्टा भी चलता है, लेकिन हमारे को जो जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में मैं सिर्फ उसी का बात कर रहा हूं। तो सॉलिड टू लिक्विड जिसमें कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोल देंगे? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बस यहां पे क्या याद रखिएगा? व्हेन 1 मोल ऑफ solid gets converted into 1 mole of liquid, then the enthalpy change is known as fusion। यहां पे फ्यूजन लगा देंगे। इसमें भी क्या होगा बताइए? सॉलिड से लिक्विड अपने आप में जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा, उसमें भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो भी आपका वही होगा। यहां पे सॉलिड लिक्विड और यहां पे ऐसे प्लस की जगह प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ liquid, then the enthalpy change is known as delta fuse H, FUS। यहां पे क्या बोल दोगे? हाँ, it is an endothermic, यहां पे solid, यहां पे liquid और यहां पे delta fuse H। बस हो गया, FUS यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दिक्कत नहीं है। फ्यूजन यूज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, आपको फ्यूजन याद रखिएगा। मेल्ट बोल सकते हो, बट जो आपको बुक में मिलेगा वो बुक में फ्यूजन के फॉर्म में मिलेगा, फ्यूजन। सॉलिड से गैस को क्या बोलते हैं बताइए? कन्वर्जन को पढ़े होगे, हाँ, सब्लिमेशन। सॉलिड से अगर कहीं पे गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर सब्लिमेशन पे बात करेंगे। कर भी लिया तुमने? एक लास्ट वाला लिख लीजिए, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दीजिए, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये भी इंडोथर्मिक होगा, सब का सब इंडोथर्मिक है।
इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट कर दीजिए इसको गैस में। When 1 mole of solid gets converted into 1 mole of gas, then the enthalpy change is known as sub, SUB। यहां पे गैस लिख दीजिए और यहां पे सब लिख दीजिए। ये भी इंडोथर्मिक होगा भाई, जब सॉलिड से लिक्विड है और लिक्विड से गैस इंडो है, तो ये भी सॉलिड टू गैस भी क्या हो जाएगा, इंडो। देखियो ना, बर्फ रहता है तो बर्फ कुछ का भाग वेपर में ही बनते जाता है। देखियो बर्फ अगर सॉलिड फॉर्म में है तो देखना कुछ पार्ट आपका निकलते जाता है। फ्रिज को कभी भी खोलना, देखना वेपर फॉर्म में जाते रहता है, वहां पे सब्लिमेशन हो रहा है। और बताइए कोई एग्जांपल जहां पे देखे हो आप सॉलिड टू गैस। आइस तो मैंने बताया ही। हाँ, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स देखे हो ना, अरे टॉयलेट वॉयलेट में यूज करते हैं, वो भी सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। या तो फिर कपूर का बॉल भी देखो, कपूर, अरे अगरबत्ती जो जला रहे हो, कपूर सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चला जा रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो सब आपका एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ये 3 टाइप का तुम्हारा फेस ट्रांजिशन में जरूरत पड़ेगा। एक आएगा आपका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा AH। A फॉर एटम। कंडेंसेशन बताओ, तुम लोग कंडेंसेशन बोल रहे हो, कंडेंसेशन कहां पे यूज करते थे, किसी को पता है तो बताइए जरा। हाँ वेरी गुड यार, गैस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंस मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो गैस को लिक्विड को लिए यूज करते हैं कंडेंसेशन। 10th में था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोगों को जो इस चैप्टर में यूज करना, सिर्फ मैं उसका बात कर रहा हूं। सब्लिमेशन मिल जाएगा, वेपोराइजेशन मिल जाएगा, फ्यूजन मिल जाएगा। एटोमाइजेशन का मतलब क्या है, एटम में बना देना। आप देखो कैसे, ऐसा भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, पता नहीं बहुत लोग पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। एनी सॉलिड लिखा हुआ, इसका मतलब कोई समझ पा रहे हो, ये अकेला तुमको लग रहा होगा एटम है, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऐसा बात करते थे कि अकेला मिल जाए तो उसको हम लोग एटम बोल देंगे। बट अगर कोई सॉलिड में है तो कैसा अकेला रहेगा, समझ पा रहे हो। देखो अगर अकेला मतलब एटम मतलब सबसे सेपरेट आउट है ना यार, तो अकेला रहे तब तो इसको बोलेंगे। सॉलिड कब होगा, जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपका क्लोजली पैक्ड होते हैं, तभी तो हम लोग जाके बोलते हैं ना एटम। क्या बात बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो। तो अभी ये एटम फॉर्म में नहीं है, इसको एटम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, आप एनर्जी दे दिए, एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, दूर दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये एटम दूर आ गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब इसको कहेंगे, इस केस में जितना एनर्जी लगा होगा उसी को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है। अरे सॉलिड में सब क्लोज है ना, तो ये तो एटम बना ही नहीं है। लग रहा होगा एटम, बट ये एटम नहीं है। तो इसमें केस में क्या हुआ, Na को सॉलिड से किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, गैस में। गैस में बदलने में जितना एनर्जी लगा होगा उसी को कह देंगे हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको बोल सकते हैं क्या, सॉलिड से गैस जा रहा है। देखिए, तो इसको दूसरा तरीके से बोल सकते हैं, सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। अरे अभी पढ़ के आए हैं सॉलिड से गैस, तो इसको दो ही, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही टर्म यूज करें। यहाँ पे आप एटोमाइजेशन भी यूज कर सकते हो और सब क्या बोल सकते हो, सब्लिमेशन भी यूज कर सकते हो। क्लियर है। सॉलिड फॉर्म में ये एटम नहीं होगा, मालूम है ना। इसको एटम बताएं जब हम लोग एनर्जी दिए, जितना एनर्जी दिए उसी को एटोमाइजेशन कह रहे हैं। तो वैल्यू कुछ होगा, जनरली आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो प्लस एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, किलो जूल पर मोल। दिक्कत है क्या इसको, सब्लिमेशन भी बोल सकते थे, एटोमाइजेशन भी। जैसे मान लीजिए अब यहां पे ऐसा ले लेते हैं CCl4, CCl4 मान ले रहा हूं कि ये गैस ही में, क्या अभी भी ये एटम है क्या, एटम तो नहीं होगा। तो इसको क्या करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा मतलब इस बॉन्ड को तोड़िए, इस बॉन्ड को तोड़िए, इस बॉन्ड को तोड़िए। जब सबको तोड़ देंगे तो हमारे पास जो बनना भी चाहिए वो हमेशा क्या है, एटमाइजेशन का बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे गैस ही फॉर्म में रहना चाहिए। तो कार्बन भी गैस फॉर्म में है, और क्लोरीन कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 Cl। ये भी किस फॉर्म में आ गया है, ये भी गैस फॉर्म में, मतलब एटम में तोड़ दिए। तो इस केस में जो एनर्जी का चेंज हो रहा होगा उसी को कह देंगे डेल्टा AH। क्लियर है। AH का मतलब एटम बना दिए, पहले एटम नहीं था सर, अभी एटम बना दिए। तो एटम बनाने में जितना एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है उसी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दिक्कत है क्या यहाँ पे, इस तरह से किसी को भी बात कर सकते हो, ठीक है। बस आपका जो प्रोडक्ट रहना चाहिए वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, गैस फॉर्म में।
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, यहां से हमको कोई फर्क नहीं है। जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो गैस में होना चाहिए, और वो कितना होना चाहिए, सब एटम ही बनना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of compound gets converted into, it is the enthalpy change when 1 mole of compound gets converted into atom in gaseous state। इसको डिनोट कैसे करते हैं वो तो बता ही चुके हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। न्यूमेरिकल्स आएगा तो पहले न्यूमेरिकल्स समझने से पहले हमको थोड़ा थ्योरेटिकल समझना पड़ेगा, तभी जाके आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाओगे। छोटा छोटा सा वर्ड्स है, इसका बताता हूँ न्यूमेरिकल्स, जब करूंगा तो बात करूंगा। बस एक बॉन्ड एंथैल्पी खत्म कर लेते हैं। क्या हुआ, टाइम हो गया? लिख लिए तुम लोग, लिख भी लिए हो क्या? बस बॉन्ड एंथैल्पी खत्म हो जाएगा तो बस न्यूमेरिकल्स करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बात कर रहा था। एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी, इसके बाद भी आप लोगों का क्लास है ना, 5 बजे से है ना वो। तो देखिए बॉन्ड एंथैल्पी, ये लगभग लगभग एटम जैसा ही लगेगा बट एग्जैक्टली एटम नहीं है। बताओगे तुम ही लोग ऑब्जर्व करके कि क्या डिफरेंस है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में और बॉन्ड में। अगर डेफिनेशन ही लिख देता हूं क्योंकि ऊपर स्पेस है। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, it is defined as the enthalpy change when 1 mole of gaseous compound, it is defined as the enthalpy change when 1 mole of gaseous compound bond is broken. It is defined as the enthalpy change when 1 mole of gaseous compound bond is broken. It is denoted by delta bond H। इसके एग्जांपल दूंगा, इसका टाइप से। इसको बॉन्ड एंथैल्पी को ना 2 पार्ट में तोड़ा गया है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस। इसको डिनोट करने के लिए बहुत बार ऐसा ही लिख देते हैं डेल्टा बॉन्ड H, और यह इसको भी ऐसा ही लिख देते हैं। डिनोट में भी कुछ दिक्कत नहीं है, डेल्टा बॉन्ड H, या कहीं कहीं और इसको आपको लिख देगा डेल्टा बॉन्ड H, और इसका क्या बोल रहा है मीन, तो मीन लिख देगा MEAN। मीन मतलब समझ पा रहे हो ना, एवरेज निकालना। भाई देख लो, मीन का मतलब है एवरेज निकालना। देखिए क्या बोल रहा था, बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा, सिंपल सा बात बोल रहा है। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड। यहां पे जिसका बॉन्ड तोड़ोगे ना, वो ध्यान रखिएगा यहां पे गैसियस ही होना चाहिए। 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड बॉन्ड इज ब्रोकन।
एग्जाम्पल के लिए देखिए O2, O2 है, O2 ऑक्सीजन आपको पता होगा गैस फॉर्म में है, इसको बॉन्ड को तोड़ा है, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा, वो भी किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस में। देखिए इसमें हमेशा गैस से गैस ही जाएगा, लेकिन एटोमाइजेशन में था सॉलिड भी हो सकता था, लिक्विड भी हो सकता था, गैस कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब भी बॉन्ड का बात करेंगे तो हमेशा गैस टू गैस ही जाना चाहिए। इस केस में जो एनर्जी चेंज होगा उसी को क्या कह देंगे, डेल्टा बॉन्ड H। सर अब बॉन्ड डिसोसिएशन कब यूज करेंगे, जब डाई एटॉमिक होगा, डाई मतलब दो एटम होगा, O2 हो गया, H2 हो गया, देखिए H2 गैस। इस केस में अगर तोड़ोगे तो इस केस में भी जो भी एनर्जी लगेगा उसको भी वही बोल देंगे, डेल्टा बॉन्ड H। N2 होगा तो N2 के लिए भी यूज करोगे तो उसके लिए क्या बोल दोगे, 2N, ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बॉन्ड H। बॉन्ड डिसोसिएशन काफी आसान है, यहाँ पे तो दो है तो दो के साथ तो ऐसा ही बॉन्ड रहेगा ना यार, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो, दो से ज्यादा बॉन्ड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या हेटेरोएटॉमिक के लिए लगेगा। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे CCl4 है, Cl Cl Cl, कुछ और भी मान लीजिए जैसे H, CHCl3 मान लीजिए, चाहे ऐसा करते हैं क्लोरोफॉर्म गैस ही कर देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा बॉन्ड आ चुका है, एक से ज्यादा एटम भी है, तो इसको तोड़ने में देखिए, इसको अब तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, कार्बन अलग, अगर तोड़ेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा और 4 को क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है, कार्बन अलग है, साथ ही साथ 4 क्लोरीन भी आपका अलग है। इस केस में जो एनर्जी लगेगा उसी को कह रहे हैं मीन बॉन्ड इंथैल्पी, मीन MEAN, मीन बॉन्ड इंथैल्पी। देखिए इसका क्या होगा, मान लीजिए इसको तोड़ने में A वैल्यू लगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ने में A लगा, इस बॉन्ड को तोड़ने में B लगा, इसको तोड़ने में C लगा, इसको तोड़ने में D लगा, तो कोई पूछेगा मीन बॉन्ड इंथैल्पी कितना होगा, तो क्या होगा, कैसे निकालोगे, A को तोड़ने में जितना लगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ने में जितना लगा उसको जोड़ दीजिए B के साथ, C के साथ और D के साथ, A प्लस B प्लस C प्लस D, और उसको क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे निकालना समझ पा रहे हो, मीन बॉन्ड में क्या है, जितना बॉन्ड को तोड़ने में लगा है सबको ऐड कर दीजिए और उसको बस क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो A प्लस B प्लस C प्लस D बाई, उसको यूनिट क्या आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। यहाँ पे ऐसा नहीं था, देखिए अगर आपको मालूम होगा तो H के बीच में क्या है, H और H के बीच में एक ही को बॉन्ड तोड़ना है, क्लियर है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं। O2 O2 के बीच में है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यही है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे सेम ही एटम है ना, सेम ही एटम को तोड़ने में सेम एनर्जी लग रहा है तो उसको तो आराम से निकाल ले रहे थे। यहाँ पे अलग अलग लगेगा तो क्या करना, चारों को जोड़ देना है और उसको क्या कर देना, जितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। मीन बॉन्ड डिसोसिएशन कब यूज करोगे, फॉर डाई एटॉमिक के लिए, और मीन बॉन्ड इंथैल्पी कब यूज करोगे, पॉली एटॉमिक के लिए। पॉली मतलब 2 से ज्यादा हो, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इट इज bond enthalpy, it is bond enthalpy for diatomic gases, हमेशा ये गैसेस ही रहेगा, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, it is bond enthalpy। अरे जो बॉन्ड के इंथैल्पी का डेफिनेशन है ना, एक ही मोल को तोड़ना है और वो किस में होना चाहिए, गैस ही में होना चाहिए, वही डेफिनेशन, तो वही लिख दे रहा हूं, इट इज बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी तो ऊपर क्या होता है वो बता ही चुका हूं, बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा, सिंपल सा बात है। इट इज बॉन्ड इंथैल्पी फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, बस इसको छोटा सा टर्म्स था। अब क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे, बुक जरा दे देना, एक क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे, एक क्लास स्पॉन्टेनिटी का लगेगा, बस खत्म हो गया आपका। जो नोट डाउन कर लिए हो वो क्वेश्चन नंबर 6.15 को ट्राई करोगे, बाकी जिसका 5 होगा तो वो 5.15। छोटा छोटा सा टर्म है, बस उसको ध्यान रखिए, चैप्टर में कुछ है ही नहीं। 6.15 जो भी है आपका, 5 होगा तो 5.15 देख लीजिए, CCl4 करके क्वेश्चन होगा, उसको जस्ट ट्राई करिए ना, मतलब अभी समझ में आएगा, जो जो पढ़ाया है ना उसका रिलेशन यूज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आपका एग्जाम में अगर आएगा तो। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। डाई एटॉमिक के लिए हो गया तो बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन, और पॉली के लिए हो गया तो मीन बॉन्ड इंथैल्पी, बस
मीन बॉन्ड को निकालने के लिए क्या है, जितना बॉन्ड है सबको जोड़ दीजिए, उसका जितना एनर्जी लग रहा है, और जितना बॉन्ड तोड़ रहे हो उतना से डिवाइड कर दीजिए। 4 बॉन्ड तोड़ रहे हैं 4 से डिवाइड करिए, 3 से तोड़ रहे हैं 3 से डिवाइड करिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, उसको जरा आप स्टेटमेंट लिख भी पाओगे तब भी बड़ा बात है। हो गया? क्या कर रही है तुम लोग? देखो 6.15 क्वेश्चन एक बार रीड करो तो जरा, क्वेश्चन एक बार रीड करो, जो भी रिएक्शन है वो भी पढ़ लो। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द, क्या यही नहीं है, सॉरी, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 गैस है C+4 एंड कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी CCl इन CCl4। ठीक है, तो देखो रिएक्शन दिया हुआ है आपका, CCl4 गैस जा रहा है कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस। इस केस में क्या पूछा है? इंथैल्पी चेंज बताने के लिए बोल रहा है ना, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, यानी एक बार बोल रहा है डेल्टा RH का वैल्यू बताइए क्या होगा। क्लियर है? ये पूछ रहा है, और फिर उसके बाद एक बार बोल रहा है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। देख रहे हो ना, 4 को बॉन्ड है, चारों बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगा है उसी को तो बोल रहे थे ना मीन बॉन्ड इंथैल्पी। तो मीन बॉन्ड इंथैल्पी क्या आएगा उसका? मीन, यानी जो भी आंसर आया होगा ना उसको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 ही को बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, ये 2 चीज पूछा गया है आपसे। अब ये इसके वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। डेल्टा क्या लिखा हुआ है? वेपोराइजेशन है ना, क्या है? हाँ, सब स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, बताते जाओगे। डेल्टा वेप स्टैंडर्ड कंडीशन में है, क्या दिया हुआ इसका वैल्यू? अच्छा, डेल्टा वेप एच के साथ कुछ लिखा होगा, CCl4। CCl4 बताइए इसका वैल्यू बताइए क्या है? 30.5 किलो जूल ओनली, बस। हाँ, मोल इनवर्स, ठीक है, पर मोल। आगे बताइए। डेल्टा FH फॉर्मेशन है, F का मतलब फॉर्मेशन, ऊपर में स्टैंडर्ड दिया ही होगा, बताइए किसका है? CCl4। इसका वैल्यू कितना है? -135.5। हाँ ठीक है, तो किलो जूल पर मोल एज इट इज है। आगे बताइए। AH एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताइए। C कार्बन का है, कितना है? 715.0 किलो जूल पर मोल, माइनस प्लस सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बताइए क्या दिया हुआ है? AH किसके लिए? Cl2 के लिए, कितना है? 242 किलो जूल पर मोल। अब इसको कैसे बनाओगे, समझ पा रहे हो? इसका वैल्यू को यूज करके आपको क्या करना है, फोन से तुम लोग खेल रहा है। हाँ देखो देखो, डेल्टा वेपोराइजेशन H है, वेपोराइजेशन किसके लिए यूज करते थे बताइए? लिक्विड से गैस, दैट मीन्स CCl4 लिक्विड है, इसको किस में कन्वर्ट किया गया है? CCl4 गैस में। यही होता है ना, प्रॉब्लम नहीं है किसी को? इसका बताओ फॉर्मेशन बताओ तो जरा, किसको इसका रिएक्शन बताओ तो कैसे लिखा गया? ये समझ पा रहे हो ना? वेपोराइजेशन लिखा, ये आपको खुद से पता होना चाहिए। वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस जा रहा है, इस केस में जितना एनर्जी चेंज हुआ 30.5। इसका बताइए फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का बताइए डेफिनेशन, किसी को याद है तो? ना ना, वो फ्यूजन था, वो फ्यूजन नहीं है, ये फॉर्मेशन है। ये आज का क्लास का नहीं, ये पुराने क्लास का है। फॉर्मेशन पहले क्लास का है। फॉर्मेशन क्या बोलता था? आपको प्रोडक्ट बनाना है 1 मोल। अरे सुन लो, फॉर्मेशन देखो, कॉपी बाद में पलट ले जाना। CCl4 आपको बनाना कितना है? 1 मोल।
CCl4 बन गया भाई हमारे पास। वो किससे बना होगा? जो भी इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसी से बना होगा, ठीक है। तो कार्बन से बना दीजिए, कार्बन और क्या बना होगा? Cl2 से बना होगा, कार्बन और क्लोरीन से बना होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या लिख सकते हो बताइए? कार्बन है और यहां पे 2 लिख देंगे, हो गया। और क्या? क्लोरीन आपका गैस ही फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन आपका गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है। और कार्बन आपका जनरली सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कार्बन आपको कोयला कैसा फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। तो नेचुरल स्टेट से आपको 1 मोल बनाना और CCl4 आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। प्रॉब्लम है? सेकेंड स्टेटमेंट एटोमाइजेशन कार्बन का बताइए तो जरा क्या लिखेंगे स्टेट में? रिएक्शन बताइए, बॉडी पे देखिए, कॉपी का यूज नहीं करने का, खाली देख के ही बता सकते हो। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके लिए? कार्बन के लिए। बताइए क्या करेंगे? एटोमाइजेशन अभी बताया था, कोई भी बच्चा बताओ रिएक्शन बिका। अगर रिएक्शन नहीं लिख पाओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। वेरी गुड यार। कार्बन आपका कैसा रहता है? सॉलिड। इसको एटोमाइजेशन है तो गैस में बना दीजिए, गैस हो गया। कर सकते थे ना? दिक्कत है इस रिएक्शन में? अभी जस्ट बताया था, सोडियम का एग्जांपल दिया था, सोडियम सॉलिड, सोडियम गैस में जा रहा था। क्लियर है? एटोमाइजेशन मतलब गैस में। Cl2 है, देखिए यहां पे Cl2 अभी बताया था, ये ऑलरेडी गैस में रहता है, तो इसको किस में कर दीजिए? 2Cl गैस में, हो गया। प्रॉब्लम है? इस चारों रिएक्शन को यूज करना है, इसको जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करके हमको ये वाला ले आना है। अगर ये ले आए तो आपका आंसर आ गया, वो आ जाएगा डेल्टा RH का वैल्यू। और अगर मीन चाहिए तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? देखो कैसे आएगा ऊपर वाला रिएक्शन, बताइए जरा। सबको तोड़ना मोड़ना है और हमको लेके आना है। हाँ, इक्वेशन पहले नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। प्रॉब्लम है किसी को? हमको इस चारों को तोड़ना मोड़ना है और ऊपर वाले को लेके आना है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हमको देखिए 4Cl चाहिए, ठीक है। 4Cl, 4Cl कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिखा? अरे 4Cl है ना भाई, और तो कहीं से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं? इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2Cl2, अरे 2 से इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 4Cl गैस होगा। दिक्कत है? इस केस में इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 242 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4484 आएगा। दिक्कत है किसी को? जो ये इक्वेशन आया है मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दे रहा हूं। प्रॉब्लम है किसी को? ध्यान से देखते जाओगे, ठीक है। नहीं है ना दिक्कत यहां पे? राइट साइड तो 4Cl ले आए हैं और Cl2 गैस को हटाना है, तो Cl2 गैस को हटाइए। एक ही साथ में बहुत सारा काम कर दूं। 5 को, इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करेंगे। 5 को 2 से माइनस करेंगे और फिर इसके साथ जोड़ देंगे। अच्छा छोड़ते हैं पहले 3 और 5 को जोड़िए। देखिए हमारा लेफ्ट साइड वाला सारा पार्ट आ चुका है, दिख रहा? राइट साइड, सॉरी। अरे कार्बन गैस है, दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, और कार्बन 4Cl है। अगर 3 और 5 को जोड़ दिया जाए तो हमारा ये वाला राइट साइड का पार्ट आ गया। फिर लेफ्ट वाला को काम करते रहेंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 और 5 को जोड़ रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। देख सकते हो ना? 3 में बताइए क्या क्या है? 3 में कार्बन सॉलिड है और उसके साथ 5 में कौन है? 2Cl2। प्रॉब्लम है किसी को? और क्या है? उधर आ जाएगा कार्बन गैस प्लस 4Cl गैस। देखो तो जरा, बता पा रहे हो? लेफ्ट साइड देखिए ना, 3 का कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, 2Cl2 गैस, 2Cl2 गैस, कार्बन गैस, 4Cl गैस, कार्बन गैस, 4Cl गैस। दोनों को ऐड किए 3 और 5 को, तो इसका वैल्यू भी ऐड होगा। 3 वाला इक्वेशन ये है और 5 का ये है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं। 5 4 9, 8 1 9 और 7 4 11, 1199 आएगा, होगा ना? देखिए अब हमारा पार्ट है कार्बन गैस आ गया, 4Cl आ चुका है। इस साइड को छेड़छाड़ नहीं करना है, अब खाली इसको हटाना है
और इसको लेके आना है। कैसे आएगा देखिए, कार्बन सॉलिड को हटाना है और 2Cl इस इक्वेशन से माइनस कर दीजिए। जो ये वाला इक्वेशन आया है इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। ठीक है, दिख रहा है। 6 में से अगर इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, 6 में से अगर इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए, 6 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दीजिए। हाँ, तो देखिए कार्बन सॉलिड है, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, कार्बन सॉलिड 2Cl2 इक्वेशन 6 लिख दिए, माइनस कार्बन सॉलिड माइनस 2Cl2, तो कार्बन और 2Cl2 कट जाएगा। अरे कट जाएगा इधर से आराम से। इक्वेशन नंबर 6 का फिर से राइट साइड देखिए, तो राइट साइड में क्या रहेगा, कार्बन गैस 4Cl गैस आएगा। राइट साइड इसका लिखे माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए CCl4 लिक्विड है, तो इधर क्या आएगा, माइनस CCl4 आएगा। अगर माइनस, अगर इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा CCl4 लिक्विड आया। क्या किए समझ पा रहे हो, ये वाला पार्ट दिक्कत है क्या इसमें, ये वाला तो कट गया देखिए ना, ये वाला पार्ट है माइनस में था, तो माइनस में क्या आता है, इधर राइट साइड आता। अगर इसको उठा के हम लोग इधर ले आए तो प्लस में आ गया है। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना। अब इसी के इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, लास्ट ही है 7। एक साथ कर सकता था लेकिन आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 7 अब क्या होगा बताइए, माइनस की है ना, तो 6 का पावर कितना था 1199 और 2 का कितना है माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अरे दिक्कत है क्या यहाँ पे, दिक्कत आ रहा है। देखिए 6 में तो ये 1199 है ना यार, माइनस है और इक्वेशन 2 का भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1199 में 135 जोड़ दीजिए, 0.5 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 3 और 9 12 12 और 1 9 3 12 12 और 1 13 3 कैरी 1 कैरी 1 1 1 और 1 कैरी था 3 और इसका 1, ये प्लस में ही आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, ये माइनस था लेकिन एक माइनस यहां से भी तो आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 135 जोड़िए, 1200 में से 135 जोड़िए तो 1334 समथिंग आएगा। ये दिक्कत है क्या, अब हो ही गया है। देखिए बस यहाँ पे CCl4 देखिए जो गैस है और यहाँ पे क्या है लिक्विड है, तो इस लिक्विड को हटाना है और क्या लाना है हमको, गैस को लाना है। उसके लिए इक्वेशन 1 में देखिए दिख रहा है, तो क्या करना है, लिक्विड को काटना है। तो जो भी इक्वेशन आया है 7 में, 7 वाला जो भी इक्वेशन आया, आप कहां लिखूंगा, इतना तो बॉडी भर गया है। पहले इसको लिख लो, पहले लिखो फिर हम लोग आगे बात करते हैं, कि जगह ही नहीं है तो कहां लिखूंगा, बुझाया नहीं। हाँ बना लिए थे पहले ही, वाह। क्या हुआ, ज्यादा समय हो गया, सब ऊपर से पार हो गया। इसको मैं फिर से एक बार करूंगा ना, एक बार फिर से बात कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बार घर में इसको ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फिर से आगे इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, एक बार घर में जाके देख लेना। ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, इसके घर में जाके हम लोग फिर से एक बार बात कर लेंगे।